नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो लेकर, जिसे हम कहते हैं न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए सत्य और तथ्य की पड़ताल के साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं हमारे रिपोर्टर्स, और हम करते हैं उनके साथ बातचीत और तफसील से आपको दिखाते हैं खबर का हर पहलू। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो कैसे समुद्र में भारत का जलवा लगातार बढ़ रहा है। जब हम नौसेना की शक्ति को बढ़ाने की बात करते हैं, इस पर होगी विस्तार से बातचीत, क्योंकि यहाँ शक्ति का जिक्र किया गया। तो ऐसी दो महाशक्तियां जिनके रिश्तों की एक उड़ान के लिहाज से अब नई कूटनीतिक इबारत लिखी जाएगी, इस पर भी हम करेंगे बातचीत। और वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान बॉर्डर पर किस तरह से उसकी पिटाई हो रही है और फिर भी गीदड़ भपकियां देने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, उसकी आदत में शुमार है, इस पे भी करेंगे चर्चा। लेकिन न्यूज पंच में सबसे पहले बात करते हैं इसरो के एक और कीर्तिमान से जुड़ी हुई। तो इसरो की अगर बात की जाए तो 2 नवंबर को श्रीहरिकोटा से CMS-03 संचार उपग्रह की लॉन्चिंग करने वाला है। यह भारत से GTO में प्रक्षेपित सबसे भारी कम्युनिकेशन का सैटेलाइट होगा। LVM-3 प्रक्षेपण यान का यह 5वां मिशन है और CMS-03 बहु बैंड संचार उपग्रह है, जो भारतीय भूभाग और समुद्री क्षेत्र में जो तमाम सेवाएं हैं उसका विस्तारीकरण करने वाला है। उसका वजन 4400 किलो है। पिछले मिशन में LVM-3 ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया और इसरो का ये नया संचार मिशन अब नौसेना की ताकत को कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे जो कम्युनिकेशन है पनडुब्बियों और जहाज के बीच वो और उसमें सुधार होगा, और किस लिहाज से ये भारत की बढ़ती ताकत जब हम रक्षा विनिर्माण को आगे बढ़ाने की बात करते हैं उसमें करेगा, इस पर डालते हैं आइए अब ग्राफिक्स के जरिए एक पैनी नजर कि आखिरकार एक और कामयाबी इसरो ने अपने नाम किस तरह से किया। ग्राफिक्स प्लीज, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार ये पूरी खबर है क्या। तो एक कामयाबी हासिल की है फिर से इसरो ने। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा और LVM-3 M5 रॉकेट उपग्रह इसका लॉन्च करने वाला है। अब ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और CMS-03 सबसे भारी संचार उपग्रह है और प्रक्षेपित होकर समुद्री क्षेत्रों में ये जो तमाम सेवाएं हैं उसे इसके लिए डिजाइन किया गया। अब इसमें हम एक टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी ये एक पाथ प्रोवाइड करता है इस उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए। और इस पाथ का बहुत अहम रोल हो जाता है कि किस तरह से जब हम CMS-03 की बात कर रहे हैं ये अपने काम को आगे इजाफा देगा। और लॉन्च होने वाला ये सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है क्योंकि ये मल्टी मॉड्यूल में है। अब इसकी खासियत क्या है ये तो हमने आपको बताई, और इससे क्या क्या आसान होने वाला है, क्योंकि जब हम पानी में बात करते हैं, हम बात करते हैं हिंद महासागर की, तो कैसे जो संचारीकरण है कम्युनिकेशन, जैसे हम रिश्तों में जानते हैं, ऐसे ही जब हम अलग अलग जो विधाएं हैं सेना की उसमें कम्युनिकेशन का वो बहुत बड़ा महत्व होता है। तो कैसे संचार जो है वो आसान होने वाला है ये भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो हिंद महासागर में मिलेगी हाई बैंडविड्थ संचार कवरेज। वो हाई बैंडविड्थ संचार कवरेज यानी कि कम्युनिकेशन आसान होगा, उसकी फ्रीक्वेंसीज जो है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे जो द्वीप हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अब जो भूगोलिक अवरोध है यानी कि जो जियोग्राफिकल सिचुएशंस होती हैं, कभी कभी उसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस आती हैं, इस संचार से वो डिस्टर्बेंस जो है कहीं ना कहीं उसका निवारण होगा। समुद्र का जो रिमोट एरिया है वहां पर भी संपर्क बना रहेगा। जो रिसीविंग एंड है वो ज्यादा शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि उसके एम्पलीफायर्स जो हैं उसमें ज्यादा शक्ति है और 50 से अधिक नौसैनिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको जोड़ने में ये सक्षम माना जा रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। ज्योति, इसरो ने एक और कीर्तिमान गढ़ा जब हम संचार माध्यम को खास तौर पर नौसेना की शक्ति से जोड़ते हैं, उसके लिए ये महत्वपूर्ण प्रक्षेपण माना जा रहा है।
ऐसा अंचल इसरो जो अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक माइलस्टोन अचीवमेंट क्रिएट करता ही आया है। अभी इसको एक एड ऑन है CMS-03 जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसको LMV-3 रॉकेट से लॉन्च करने जा रहे हैं इसी नवंबर 2 को। सो एक माइलस्टोन अचीवमेंट ही माना जाता है क्योंकि ये जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है अभी तक का इसरो का एक वजन का सैटेलाइट है 4400 किलोग्राम इसका एक वेट है। सो इसको हम देखें तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑर्बिट फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसका उड़ान होगा। ये एक मल्टी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसमें वीडियो डेटा ये सब कैप्चर कर सकते हैं। ये गेम चेंजर हो सकता है सबमरीन क्षेत्र में भी। एयरक्राफ्ट और सबमरीन इन सबको एक वीडियो लिंक भेजना है और इसमें ट्रांसफर डेटा वीडियो लिंक सी डेटा को ट्रांसफर कर सकता है और वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकता है और जो भी जो कम्युनिकेशन है इस माध्यम से बहुत बेहतरीन होगा इंडिया को। ये एक शार्पर और हायर कैपेसिटी बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है और इम्प्रूव डिजिटल एक्सेस टू रिमोट टेरिटरीज और एक सिविल सर्विस और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन फॉर द इंडियन नेवी। जैसे आपने बताया इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। सो इसको क्या क्या चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कम्युनिकेशन के सिलसिले से हम देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब डाटा रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्ड ये सब हो सकता है इसमें और द कम्युनिकेशन बिटवीन एयरक्राफ्ट और नेवल शिप्स और सबमरीन इन तीनों के बीच अगर शत्रु देश हम पर नजर रखते हैं तो हम उस शत्रु देश पर भी नजर रख सकते हैं इस सैटेलाइट के थ्रू से। सो मेन इसका जो ये एक मुद्दा है मतलब मोटो है कि द कम्युनिकेशन स्ट्रेंथनिंग द कम्युनिकेशन इन द इंडियन एरोस्पेस। आंचल जी और वहीं ज्योति, क्योंकि हम इसमें जो अलग अलग नेवी के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एक ही एम्बिट में लाने की बात कर रहे हैं, किस तरह से ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उन तमाम अलग अलग जो स्टेशंस हैं उनका एकीकरण करेगा, यानी एक छत के नीचे लेकर आएगा। दिस मिशन हाईलाइट्स LVM-3's ग्रोइंग स्टैच्यू और एक मशीन ये एक हिस्टोरिक मिशन भी होने वाला है। मतलब जैसे मैंने कहा एक एयरक्राफ्ट हो सबमरीन हो इन सबको जुड़ता है डेटा ट्रांसफर करने में, कम्युनिकेशन करने में या एनिमी कंट्रीज है उस पर नजर रखने में इस सैटेलाइट थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जी चलिए ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो सीधी बात यहाँ पर ये है कि जब हम संचार की माध्यम को यानी कि हम संचार के माध्यम की बात करते हैं कि कैसे संचार को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है नौसेना की शक्ति के लिहाज से, तो ये एक कीर्तिमान स्थापित होगा। लेकिन एक और नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है भारत और चीन के रिश्तों में। कितने साल बाद? 5 साल के बाद, क्योंकि एक नई उड़ान ऊष्मता वाली भरी गई है। लंबे समय से बंद पड़ी दोनों देशों के बीच जो डायरेक्ट फ्लाइट सेवाएं थी आखिरकार वो 26 अक्टूबर 2025 को फिर से शुरू की गई। इंडिगो ने इस ऐतिहासिक दिन पर कोलकाता से चीन का जो शहर ग्वांगझू है उसके लिए पहली नॉनस्टॉप फ्लाइट संचालित की है। तो मान सकते हैं जो ये दोस्ती है उसकी ये नई उड़ान है और ये 5 साल के बाद सीधी फ्लाइट है और इससे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, व्यापार और साथ ही साथ टूरिज्म के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो पहले इस खबर का लबोलुबाब समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये जो फ्लाइट है ये आखिरकार इतनी ज़रूरी क्यों है। तो 5 साल के बाद रिश्तों को डायरेक्ट करती हुई ये फ्लाइट है। चीनी जो दूतावास है उसने इस खबर की पुष्टि भी की है और साथ ही कोलकाता से ग्वांगझू के लिए ये पहली उड़ान भरी गई, यानी कि कोलकाता से जो ग्वांगझू शहर था वहाँ से के लिए पहली उड़ान भरी गई। रात 10 बजे रवाना हुई फ्लाइट सीधी फ्लाइट थी और इंडिगो एयरलाइंस अब रोज इस फ्लाइट को संचालित करने वाला है। चीन भी 9 नवंबर से इस उड़ान सेवा के रिप्लाई में उड़ान शुरू करेगा और भारत में जो चीनी दूतावास के प्रवक्ता हैं उन्होंने जानकारी दी कि भाई कोविड-19 में ये विमान सेवा निलंबित थी और अब इसे फिर से शुरू किया गया, यानी कि अगर डिप्लोमेटिक लिहाज से देखें तो बड़ी खबर है ये। और वहीं एक ट्वीट आपके साथ साझा करते हैं जो भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता हैं यू जिंग, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए खुशी जताई है। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट से ये कहा कि चीन और भारत के बीच
जो सीधी उड़ानें हैं अब एक वास्तविकता है, यानी दे आर इन रियलिटी। और ये कैसे दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करेगा, व्यापारिक, आर्थिक और सामरिक लिहाज से, ये हम समझेंगे। तो कैसे मजबूत होंगे दोनों देशों के रिश्ते, खास तौर पर जब ये कनेक्टिंग फ्लाइट जो डायरेक्ट है उसे शुरू किया गया है। आइए उसे भी समझने की कोशिश करते हैं बहुत आसान भाषा में। तो संबंध और मजबूत होंगे क्योंकि उड़ानों का संचालन दोबारा शुरू हुआ है, तो रिश्ते भी सुदृढ़ होंगे। कनेक्टिविटी के लिहाज से सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। अब इसमें जब हम इकोनॉमी को जोड़ लेते हैं, टूरिज्म, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की तो हमने बात की ही, फिर विमानन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसमें एक और बहुत छुपा हुआ फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जिसमें हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करते हैं। भाई यहाँ से जो लोग चाइना जाना चाहते हैं, जो चीन के लोग अगर भारत आते हैं, तो उसमें पर्यटन और आर्थिक लिहाज से दोनों देशों को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इस पर विस्तार से बात करने के लिए निशांत राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, चीन और भारत के बीच इस डायरेक्ट फ्लाइट से जहां हम पर्यटन का एक अलग आयाम छूते हुए दोनों देशों को देखेंगे, वहीं पीपल टू पीपल कांटेक्ट और आर्थिक लिहाज से भी ये एक अच्छी खबर दोनों देशों के लिए। देखिए, बिल्कुल चीन और भारत एशिया में दोनों ही मुल्क महाशक्ति हैं, और अगर इन दोनों मुल्कों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी तो इसका फ़ायदा दोनों के पर्यटन के, दोनों के व्यापार के और दोनों के नागरिकों को सीधे तौर पर मिलेगा। और ये कहा जा सकता है कि ये 5 साल बाद जो शुरुआत हो रही है, ये दोनों देशों के आर्थिक हितों की भी मजबूती के साथ रक्षा करेगा। साथ ही निशांत, अगर हम देखें तो इंडिगो ने इसे अभी शुरू किया है, तो एक दिन में कितनी फ्लाइट्स जो हैं वो चाइना के लिए उनकी रवानगी भारत से हो रही है? देखिए, अभी शुरुआत है, अभी ट्रायल बेसिस पर ये चल रहा है। इंडिगो ने कोलकाता से इस उड़ान को शुरू किया है और धीरे धीरे करके इस उड़ानों की संख्या को जो है वो बढ़ाया जाएगा। अभी कोलकाता से है, बाद में दिल्ली से भी होगा नवंबर में, इसके बाद मुंबई से भी होगा। दिल्ली से बात करें तो गुआंगझू के लिए और दिल्ली से बीजिंग के लिए उड़ेगी उड़ानें। उसके बाद मुंबई से भी कुछ इस तरीके की उड़ानें उड़ेंगी। अगर अभी की बात की जाए तो अभी इस उड़ान के शुरू होने से पहले भारतीय नागरिक हांगकांग, दुबई और सिंगापुर से होकर चीन जाते थे, लेकिन अब नागरिकों को इससे सीधे तौर पर राहत मिलेगी और वो डायरेक्ट चीन जा सकेंगे, जिससे कि व्यापार क्षेत्र की अगर बात की जाए तो दोनों मुल्कों के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित होंगे। इसके अलावा 5 साल बाद जब दोनों मुल्कों के बीच ये हवाई समझौता हुआ है, तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एशिया में भारत और चीन मिलकर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और द्विपक्षीय व्यापार से लेकर द्विपक्षीय पर्यटन और तमाम चीज़ों में दोनों मुल्कों को काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। और पीपल टू पीपल कांटेक्ट में भी कहीं ना कहीं हम इजाफा होते हुए देखेंगे निशांत, क्योंकि 5 साल से क्योंकि फ़्लाइट को बंद किया गया था, तो ऐसे बहुत से लोग थे जिनके बिजनेस चाइना में थे, जो चीनी लोग हैं जो यहाँ पर आकर व्यापार करते हैं। उस लिहाज से सॉफ्ट डिप्लोमेसी को अगर हम देखें, उस दिशा में भी बड़ा कदम। देखिए, बिल्कुल भारत और चीन के विषय में ये कहा जा सकता है कि दोनों मुल्कों के बीच जो व्यापार है वो सैकड़ों बिलियन का होता है, और ऐसे में अगर दोनों मुल्क के जो लोग हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा तो इसका फ़ायदा बड़े स्तर पर मिलेगा, सांस्कृतिक रूप से भी, व्यापारिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब डायरेक्ट फ़्लाइट मुंबई से, दिल्ली से, चूँकि अभी कोलकाता से ही शुरू हुई है, उसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा और बड़ी संख्या में जो यात्री हैं, चाहे वो चीनी हो चाहे भारतीय हो, दोनों मुल्कों में आवाजाही रहेगी। और भविष्य में अगर व्यापार की बात करें दोनों मुल्कों में, इससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। निशांत, चीन भी अब से कुछ ही दिनों में वहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट की अनाउंसमेंट जो है वो कर चुका है। उस लिहाज से तो ये अच्छी खबर है ही, लेकिन जो ट्वीट किया गया, उस ट्वीट में एक बहुत ही अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया गया कि चीन और भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट अब वास्तविकता है। इस तरह के बयानों का कूटनीतिक जब हम स्तर देखते हैं, बहुत अहम मतलब निकाला जाता है। किस तरह से जब हम इसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिहाज से देखें, कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं दोनों देशों के रिश्तों के लिए? देखिए, कोविड के बाद और गलवान के बाद
जो ये फ्लाइट डायरेक्ट शुरू हुई है और जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री का दौरा था चीन के, उसके बाद से दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय समझौते हुए हैं और जो व्यापारिक समझौते की बात कही जा रही है, इसमें कहा जा सकता है कि एशिया की दो महाशक्ति अब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने की कोशिशें कर रही हैं और इसका असर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े लेवल पर जाएगा। जिस तरीके से तमाम मुल्क जो हैं वो भारत को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, चाहे टैरिफ या तमाम चीज़ों का, एक तरीके से उनको भी एक जवाब है कि भारत केवल किसी एक मुल्क पर निर्भर नहीं है। जो भारत है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और चीन और अब भारत की जो नई दोस्ती है देखने को मिल रही है, अगर विमान दोनों देशों के बीच विमान सेवा शुरू हो रही है तो ये कहा जा सकता है कि भविष्य में इसमें हमें अपार संभावनाएं देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत इन तमाम जानकारी से साझा करने के लिए। तो साफ तौर पर भारत और चीन के लिए एक अच्छी खबर और साथ ही साथ वेस्ट को एक अलग ही संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है इस डायरेक्ट फ्लाइट सेवा के शुरू होने से। वक्त छोटे ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ पंच में आप जुड़ रहिए इस खास शो के साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब जो आखिरी खबर हम ले रहे हैं वो पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जो अपनी गीदड़ भक्तियों से बाज नहीं आ रहा। अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं युद्ध की खुली धमकी दे रहा है, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक संयुक्त निगरानी और निरीक्षण तंत्र स्थापित करने के लिए अभी इस्तांबुल में दूसरे दौर की वार्ता चल रही है। यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान सैन्य संघर्ष भी है और वहीं तुर्की में शांति वार्ता भी जारी है, लेकिन फिर भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। आखिरकार पाकिस्तान के 5 सैनिक उसमें मारे गए और बॉर्डर पर दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। तो आखिरकार कैसे पाकिस्तानी सेना पर तालिबान जो है वो कहर बनकर टूट रहा है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार दोनों देशों के बीच जो ये टेंशन है, जो ये तनाव है। हालांकि तुर्की में अभी बातचीत जारी है, जो इस्तांबुल में दूसरे दौर की वार्ता को लेकर अभी बातचीत जारी है। वार्ता के बीच भी सीमा पर फिर से संघर्ष भड़क रहा है। यानी कि एक तरफ तो हम शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जब शांति वार्ता चल रही है, उसी के बीच ये संघर्ष भड़कता हुआ नजर आया। बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच भीषण गोलीबारी में पाकिस्तानी सेना के 5 जवान जो हैं वो मारे गए और पाकिस्तानी सेना का यह मानना है कि तालिबान के कई लड़ाके उन्होंने मार गिराए हैं। तालिबानी सैनिकों पर उन्होंने घुसपैठ का आरोप लगाया। अब कुर्रम, उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में घुसपैठ का आरोप लगा रहा है पाकिस्तान तालिबान की तरफ से। तालिबान ने भी, अब आरोप है तो प्रत्यारोप बनता ही है, उन्होंने भी पाकिस्तान पर आरोप लगाया। पाकिस्तान सैन्य अभियान अफगान जो संप्रभुता है, यानी कि उसकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहा है। तालिबान ने आरोपों से साफ इनकार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया। और ये जो बात के बारे में लगातार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी कही जा रही है कि वो आतंकियों को पनाह दे रहा है, इन आरोपों से भी इनकार कर रहा है। चलिए अब इसमें जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के, उनका भी बयान सामने आया। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. And I just feel it's something I can do. I do it nicely. I don't need to do it, I guess, but if I can take time and save millions of lives, that's really a great thing. I can't think of anything better to do. Help settle this conflict and really develop good friendship. और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरफ शांति की बात हो रही है, शांति वार्ता का दौर चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एक बार फिर
ये शांति वार्ता कहीं ना कहीं पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अजीब तरह के रिश्ते हैं। एक समय था जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी, अफगानिस्तान को आतंकवादियों का पूरा रहने की जगह बना दी, और आज जब तालिबान वहां सत्ता में है तो उनमें से कुछ ऐसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरीके तालिबान पाकिस्तान है जिसके बारे में पाकिस्तान आरोप लगाता रहता है कि उसको अफगानिस्तान का समर्थन प्राप्त है, लेकिन ये पूरा जो इलाका है वो पाकिस्तान के द्वारा ही आतंकवादियों का बनाया हुआ है। और अब जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बातें चल रही है तो दोनों एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं। अब स्थिति ये है कि इस्तांबुल में एक तरफ वार्ता चल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो अफगानिस्तान की सीमा पे कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब किसी को कोई पता नहीं कि जिनके खिलाफ वो कार्रवाइयां कर रहे हैं वो तालिबान के सैनिक हैं या वो अफगानिस्तान के आम नागरिक हैं या वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हैं। तो इस कंफ्यूजन की स्थिति में देखिए हताहत कौन हो रहा है? हताहत हो रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आम नागरिक। और इसीलिए ये वार्ता है ये वार्ता 2-3 दौर में चली है और आशा ये व्यक्त की जाती है कि होगी। लेकिन इसी बीच में जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बयान दिया था कि ओपन युद्ध के लिए हम तैयार हैं, ओपन युद्ध करेंगे। तो इस तरह की धमकियों से वो अफगानिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध कैसे करेंगे? अगर युद्ध की धमकी दे भी रहे हैं उसके लिए साजो सामान और जिस तरह की तैयारी है वो भी तो पाकिस्तान की पूरी नहीं है। इस पर तो आपसे बात करूंगी। साथ ही साथ जिस तरह से ट्रंप साहब ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो सब कुछ ठीक हो जाने के लिए किस तरह से अमेरिका कदम उठाएगा, उनके इस बयान से क्या निकाल पाया आप? देखिए, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इच्छा है कि वो बगराम एयरपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान का, वो बगराम एयरपोर्ट पे किसी तरह से एक बार फिर से अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर ले। और जिस बगराम एयरपोर्ट से उनके सैनिक, अफगानिस्तान के सैनिक, अमेरिका के सैनिक भागे थे वहां से, अब वो चाहते कि वो अड्डा फिर से उन्हें वापस मिल जाए। इसके लिए वो अफगानिस्तान से बात करें, इसके लिए वो दुनिया के अन्य देशों, खास करके अरब देशों से बोल रहे हैं कि वो अफगानिस्तान को इस बात के लिए मनाए कि वो बगराम एयरपोर्ट दे दे। दूसरी जो ट्रंप की हमेशा नजर रहती है, पैनी नजर संसाधनों पे, पाया जाता है कि अफगानिस्तान में भी कुछ रेयर अर्थ मटेरियल है, तो वहां भी उनको चाहिए कि अगर कुछ स्थिति बनती है तो रेयर अर्थ मटेरियल वहां पे भी लाए। और एक तरीके से अफगानिस्तान में अब जब स्थिरता वापस लौट रही है तो उन्हें इच्छा है कि अफगानिस्तान भी वैसा इलाका बने जहां से वो आसानी से वो रेयर अर्थ मटेरियल निकाल पाए। तो इसीलिए वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी वार्ता करा देंगे। लेकिन वो वार्ता कैसे कराएंगे इसका कोई रोड मैप उनके पास है नहीं। उनकी पहली पूरी इच्छा है इसके माध्यम से कि किसी तरह से अफगानिस्तान उनको बगराम एयरपोर्ट दे दे, वहां से फिर से अपना सैनिक अड्डा बनाए और उसके बाद आगे क्या स्थिति बनती है इसको वे अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानकर आगे का रास्ता खोजेंगे। अभी तत्काल यही स्थिति है। यानी कि वार्ता जरूर करवा सकते हैं, लेकिन एक बार्टर सिस्टम रहेगा कि हम वार्ता कराएं, उसके बदले में आपसे भी कुछ लिया जाएगा। खैर, लेकिन जिस तरह से बॉर्डर क्योंकि बंद है, जब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं, ऐसे में जो ट्रक्स की आवाजाही है उसमें भी खलल पड़ रहा है। कई करोड़ों रुपए का सामान जो जाना चाहिए, आवागमन की स्थिति जो है वो अवरुद्ध है। इससे व्यापारिक नुकसान भी दोनों देश झेल रहे हैं। देखिए, आपको इस बारे में ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी भारत आए थे तो उन्होंने इस बात को साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर को खोले। पाकिस्तान हर तरफ, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो ओपन बॉर्डर है उसे भी खोले और उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है उसे भी वो बाधित करते रहता है, उसे भी खोले। तो निश्चित तौर पे पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि अफगानिस्तान को जो थल रास्ते से, जो जमीनी रास्ते से जो भी सहयोग मदद कहीं से भी मिलती है उसे रोका जाए। और पाकिस्तान की यह साजिश हमेशा इस बात में के निष्कर्ष में जाती है कि अफगानिस्तान के लोगों पर संकट बढ़ता है, अफगानिस्तान में जो आवश्यक सामान है उसकी सप्लाई पे रोक लगती है। तो ये जो इस्तांबुल में चर्चा हो रही है दोनों देशों के बीच, प्रतिनिधियों के बीच में, तो उस चर्चा में एक बात ये भी शामिल है कि इसे यथाशीघ्र दोनों देश खोले। खास करके पाकिस्तान की तरफ से रोक लगाई है तो पाकिस्तान इसको यथाशीघ्र खोले, क्योंकि तब दूसरे देशों से भी जो निर्यात जाता है अफगानिस्तान को उसे भी जाने का मौका मिलेगा। जी, एक और अनूठी चीज ये है, क्योंकि जहां पाकिस्तान ने ही अफगानिस्तान के आतंकियों को ट्रेनिंग दी, वो कहते हैं ना, लेकिन उस्ताद से यहाँ उस्तादी भारी नहीं पड़ी, बल्कि
उनके जो उनके शागिर्द रहे, अगर आतंक की बात की जाए तो हर पैतरे का जवाब है तालिबान के पास, और पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। बिल्कुल, तालिबान जितना पाकिस्तान को जानता है उतना कोई और नहीं जानता, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के जो दोनों, या तो तालिबान के लड़ाके या पाकिस्तान की सेना, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही पहले सोवियत संघ के खिलाफ और उसके बाद अमेरिका के खिलाफ दोनों लड़ रहे थे। तो इसलिए तालिबान को पता है कि पाकिस्तान की सैनिक सत्ता जो है, बेसिकली वो सैनिक सत्ता ही है, मुखौटा एक सिविलियन सत्ता को होता है, उसके क्या क्या पैतरे हो सकते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान एक तरीके से कहे कि पूरा लोटपोट हो चुका है, और वो सऊदी अरब से, कभी कतर से, कभी तुर्की से अपील कर रहा है कि अफगानिस्तान को बनाए वो। और ये स्थिति तब है जबकि वो दुनिया में बड़े दावा करते हैं कि हम परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र है, लेकिन अफगानिस्तान के सामने उनकी हालत निश्चित तौर पर पस्त है, क्योंकि अफगानिस्तान जो मुल्क है और वहां की जो अभी सत्ता है वो पाकिस्तान के जर्रे जर्रे को जानती है और पाकिस्तान की सैनिकों के हर पैतरे को पहचानती है और जवाबी कार्रवाई भी कर रही है। लगातार पाकिस्तान इस मामले में मुंह की खा रहा है, और इसीलिए भड़क कर फ्रस्ट्रेशन में वो कहते हैं कि हम ओपन युद्ध करेंगे, आमने सामने की लड़ाई करेंगे। अफगानिस्तान तो पाकिस्तान की हालत ऐसी है, हम कह सकते हैं कि घर में नहीं है दाने लेकिन अम्मा चली भुनाने। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल न्यूज़ पंच में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कुछ अन्य प्रमुख खबरों के साथ, और ग्राउंड जीरो पर जुड़ेंगे हमारे रिपोर्टर्स खबरों की पड़ताल को लेकर। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति।